सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने बच्चों स्टार्ट किया हुआ है हमारे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नया बैच हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, एक बैच हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है हमारे मेन चैनल पे। सही है। तो जिस भी बच्चों को आगे के वीडियोस देखने हैं, आई नो हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोग को अगले वीडियोस देखने यानी 11th लेसन, 12th लेसन, 13th लेसन पढ़ना है तो आप लोग जा सकते हो हमारे मेन चैनल पे। जस्ट जेआर ट्यूटोरियल सर्च करो। ठीक है, उस चैनल पे खोलो, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, आप लोगों को वहां पे 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आप लोग सारे के सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हो। ऑलरेडी एक बैच कंप्लीटेड है और ये नया बैच शुरू किया हुआ है हम लोगों ने। सही बात है। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या शुरू किया था? हम लोग ने शुरू किया था बच्चा हमारा 10th लेसन, दैट इज नथिंग बट अवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सही है। और 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस लेसन के ऊपर। सही है। सो दिस इज द 3rd लेक्चर जहां पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में। सही बात है। ठीक है, एड्स और कैंसर के बारे में आज इस लेक्चर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है उसी के लिए। सही बात है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी बातें करनी है मुझसे पूछना, अगर आप लोग कांटेक्ट करना है, मुझे कोई फीडबैक देना, तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। सही है। अगर आप लोग को कुछ नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को कुछ लोग को क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप लोग आ सकते हो इस एप्लीकेशन पे। इसे डाउनलोड जरूर से करेंगे प्ले स्टोर में जाकर, और इसे सर्च करके प्ले स्टोर में डालकर डाउनलोड करेंगे और इसे अपने फोन में लॉगिन करके रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। देखो, लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में डिजीज पढ़ाया था बच्चों, और डिजीज का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि अगर आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल है, डिसकंफर्टेबल है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपको कोई डिजीज हुई है। यही इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन था। क्या डेफिनेशन था? देखो, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ था ऑलरेडी। इट इज द कंडीशन ऑफ अ डिस्टर्ब और डीरेंज फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई भी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही हो, तो आई कैन से इट इज अ डिजीज। ये क्या है? एक बीमारी है। सही बात है। अब बहुत सारी बीमारियां आप लोग को पढ़नी थी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द बीमारियां मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग एड्स की बातें करेंगे और कैंसर की बातें करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक काफी बड़े हैं। सही है। तो इन दोनों के लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड लेक्चर है। सही बात है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। चलो, एड्स की अगर बात करें बच्चों, सो एड्स का फुल फॉर्म होता है, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें हमें पता चलने वाली है। कैसे? एक और चीज बता दूं, इट इज अ इनक्यूरेबल डिजीज। इनक्यूरेबल मतलब इसे अगर किसी भी पर्सन को एड्स हो जाता है तो बच्चों वो क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकता, उस पर्सन की मौत निश्चित है। सही बात है। हम लोग दवाइयां यूज कर करके, दवाइयां खा करके उसकी लाइफ टाइम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अगर वो 2 साल जीने वाला था तो हम लोग उसे 4 साल कर सकते हैं। अगर लेकिन किसी पर्सन को एड्स हो गया तो उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है एक बार में। सही है। इसका फुल फॉर्म देखो क्या है। इसका फुल फॉर्म है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है बच्चों एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब मैंने आप लोग को बताया हुआ है। एक्वायर मतलब जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, अपने अंदर ले रहे हो। ठीक है, एक्वायर कर रहे हो उस चीज को, अपने काबू में कर रहे हो, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सही है। ये कोई लाइफ लॉन्ग डिजीज, ऐसा डिजीज नहीं है जिसके साथ आप बॉर्न होते हो, जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना लास्ट वाले लेक्चर में, कॉन्जेनिटल डिजीज बोलते थे हम लोग उनको। सही है। कॉन्जेनिटल डिजीज मतलब क्या? जिसके साथ आप पैदा हो रहे हो, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो इट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज, इट इज एक्वायर्ड डिजीज, जो हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहे हैं। समझ लो? ठीक है। एंड इट इज अ इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या? कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा दबा कर देता है, सप्रेस कर देता है, उसको डेफिशिएंट बना देता है। समझ रहे हो? तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ही खराब हो गया, देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ ना लेक्चर नंबर 1 में कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जाके लड़ता है, वो जाके सारे के सारे वायरस से, सारे के सारे पैथोजन से वो जाके लड़ता है। लेकिन अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को ही गिरा दे, अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए जो मेरे इम्यून सिस्टम को ही तोड़ के रख दे, तो क्या होगा मेरे बॉडी में? सही है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो कोई भी वायरस मेरे बॉडी में आके ग्रो कर सकता है। सही है। एंड इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या? कोई भी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग सिंड्रोम बोल देते, बहुत सारे सिम्टम्स को हम लोग सिंड्रोम बोल देते। सही बात है। सो इम्यूनो डेफिशिएंसी, अब याद करो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि
जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन घुसता है या फिर किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन घुसता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? आपका बॉडी क्या करता है? न्यूट्रोफिल छोड़ता है, आपकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस आते हैं, और अगर उससे भी काम नहीं बनेगा तो फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की एंट्री होती है। याद करो, मैंने आपको बताया था बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टी लिम्फोसाइट था जिसको हम लोग बोलते थे टी हेल्पर सेल। याद है? टी हेल्पर सेल। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि यही टी हेल्पर सेल जाकर बी लिम्फोसाइट्स को जगाता था। सही है? बी लिम्फोसाइट्स में से जो प्लाज्मा सेल्स है उनको सबको जगाने का काम किसका है? टी हेल्पर सेल का ही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो जो आपके साइटोटॉक्सिन सेल्स थे और जो आपके प्लाज्मा सेल्स थे उनको मोटिवेशन देना, मैंने आपको बताया था ना, उसको काम करने का जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, मतलब उनकी जो एक्टिविटी है वो कौन बढ़ाता था? वो यही बढ़ाता था, टी हेल्पर सेल ही बढ़ाता था। सही है? तो इसका मतलब टी हेल्पर सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर इम्यून सिस्टम। सही बात है, हमारे इम्यून सिस्टम में आपका टी हेल्पर सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टी हेल्पर सेल नहीं होगा तो बहुत सारी कामें नहीं हो सकती। जैसे टी हेल्पर सेल नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं होंगे, अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं होंगे तो प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे, अगर प्लाज्मा सेल नहीं बनेगा तो बच्चों एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा ना। समझ रहे हो? एंटीबॉडी तो प्लाज्मा सेल बनाता था ना। ऑल्सो प्लाज्मा सेल को काम करने की जो उसकी जो एक्टिवेशन है उसको कौन बनाए रखता था? टी लिम्फोसाइट। जो टी सेल से एक सेल निकलता था साइटोटॉक्सिक सेल, उसको भी कौन इन्फ्लुएंस करता था? कौन उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता था? दैट इज अवर टी हेल्पर सेल। समझ में आई बात? सो टी हेल्पर सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टी हेल्पर सेल के बारे में मैं आप लोगों को इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों आपका जो एड्स है ना, ये जो बीमारी, ये इसका जो वायरस है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये होता है HIV वायरस के वजह से। एक वायरस है बच्चों जिसका नाम है HIV। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देख रहे हो इसके नाम से भी क्या पता चल रहा है? ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों की, ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को क्या करता है? सप्रेस कर देता है, दबा देता है। अब ये किस पे अटैक करता है बच्चों? ये HIV का वायरस सीधा जाके आपके टी हेल्पर सेल को ही सप्रेस कर देता है, आपके टी हेल्पर सेल को ही मार देता है। तो अगर आपके टी हेल्पर सेल ही मर गए तो क्या होगा? ना ही प्लाज्मा सेल बनेगा, ना ही एंटीबॉडी बनेगी, ना ही जो साइटोटॉक्सिन टी सेल्स है जो आके सेल्स को आपको रिपेयर कर रहे थे वो बन पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जाके किसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है? आपके टी हेल्पर सेल के ऊपर। दैट्स व्हाई आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है, और इसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एड्स। नाउ एड्स इज अ बीमारी। एड्स क्या है? एक बीमारी है जो किस वायरस की वजह से होती है? वो होती है बच्चों HIV वायरस की वजह से। दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड व्हाट इज द एड्स फुल फॉर्म? एड्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एक्वायर्ड ह्यूमनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सही बात है? तो इतनी बातें याद रहेंगी, आप लोग को याद रहेंगी ना? ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ इनक्यूरेबल डिजीज। सही है? किस पे जाके अटैक करता है, क्या वायरस होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। सही बात है? ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। सही बात है? ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, थोड़ी सी बातें करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि आखिरकार ये एड्स का वायरस आया कहां से, कैसे हमको पता चला कि भैया ये एड्स का वायरस है, कैसे ये फैला, ये सारी चीजें थोड़ी सी हम लोग जानते हैं। तो बच्चों 1920 की बात है, 1920 की बात है। उस टाइम पे एक कंट्री थी बच्चों जिसका नाम था कॉन्गो। कॉन्गो इज अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री। सही है? तो कॉन्गो कंट्री में एक्चुअल में ना लोग गए थे चिंपैंजीज को पकड़ने, चिंपैंजी या फिर गोरिल्लास को पकड़ने गए थे। ठीक है? ऐसे कुछ मंकीज थे, गोरिल्लास थे, चिंपैंजी, उनको पकड़ने गए थे, चिंपैंजीज को। ठीक है? तो अब देखो, कोई भी जानवर को अगर आप पकड़ने जाओगे तो भैया उसके बीच में हाथापाई हो सकती है आपके और उसके बीच में। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऊपर अटैक कर सकता है। सही बात है ना? अगर आप बिल्ली को भी परेशान करते हो, डॉग को भी परेशान करते हो, अगर उसको भी आप पत्थर से मारते हो तो वो अपने डिफेंस में आपके ऊपर अटैक कर सकता है। सही बात है? तो सिमिलरली सेम सा केस हुआ था यहाँ पे भी। जब ये चिंपैंजीज को पकड़ने गए थे ना, तो चिंपैंजीज ने क्या किया? इनके ऊपर थोड़ा सा अटैक किया, जिसकी वजह से चिंपैंजीज का भी ब्लड, चिंपैंजीज के भी बॉडी पे कुछ खरोच आई होगी, इनके बॉडी पे भी कुछ खरोच आई होगी, जिसकी वजह से चिंपैंजीज का जो ब्लड है वो इंसानों के ब्लड में आ गया। पहली चीज क्या हुई थी? ठीक है, चिंपैंजीज का जो ब्लड था वो किसके अंदर आ गया? ह्यूमन के अंदर आ गया। एक्चुअल में ये जो बीमारी है ये वहीं से आई हुई, चिंपैंजी से आई हुई है। ठीक है? उसके बाद अब 1920 में एक कांड हो गया, पर 1980 तक किसी को इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं, लोगों पे बीमारियां हो रही हैं। एक्चुअल में देखो, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जिस भी बंदे को एड्स हुआ है, जिस भी बंदे को HIV से एड्स हुआ है, वो बंदा कभी भी एड्स से नहीं मरता। ठीक है? ऐसा क्यों? देखो, एड्स क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा
दबा देता है, सप्रेस कर देता है। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो गया, सही है, अगर आपका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो गया तो ऐसी बीमारियां जो अब तक आपको नहीं हो रही थी वो भी आपको होने लगेगी। सही बात है, अभी तक आपका बॉडी फाइट कर रहा था ना, मान लो यहाँ पे मलेरिया के वायरस घूम रहे, या फिर मान लो यहाँ पे पोलियो का वायरस घूम रहे। अब ये पोलियो का वायरस मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है, पर मेरा बॉडी क्या कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से वो पोलियो का वायरस मेरे बॉडी पे ग्रो नहीं कर पा रहा, मेरा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है उससे। पर आपका जो एड्स है, ठीक है, आपका जो एड्स का वायरस है, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देता है, उसी का गला घोट देता है। समझ रहे हो, जो हमको बचाने वाला है उसी को मार दिया जाता है। तो अब हमको बचाने वाला कोई है क्या, नहीं। मतलब अब हमारे आसपास जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरियाज है, वो हमारे ऊपर ग्रो कर सकते हैं। सही बात है। तो एड्स का पेशेंट बच्चों कभी भी एड्स की बीमारी से नहीं मरता, वो किसी दूसरी बीमारी से ही मर जाएगा। वो क्या पता टीबी से मर जाएगा, क्या पता किसी रेयर कैंसर से मर जाएगा। सही बात है। तो 1980 तक डॉक्टर्स को ना यार बड़े अजीब अजीब केस देखने के लिए मिल रहे थे। डॉक्टर बोल रहे थे यार कि जो बहुत ही रेयर कैंसर है, ऐसे कैंसर जो कभी किसी को होते ही नहीं थे, उससे लोगों की डेथ हो रही है। समझ लो, ऐसे कैंसर्स, ट्यूबरकुलोसिस, नॉर्मल सा निमोनिया किसी को हो गया ना, तो निमोनिया से भी लोगों की डेथ हो जा रही थी। समझ लो, तो डॉक्टर बड़ी टेंशन में आ गए कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है, लोग छोटी छोटी बीमारियों से आखिरकार क्यों मर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट किया एक बंदे के ऊपर, और तब 1981 में, कब, 1981 में सबसे पहला केस रिकॉर्ड किया गया। कहां पे, अमेरिका में, यूएसए। कहां पे बच्चों, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहला केस नोट डाउन किया गया। कब, 1981 में। सोच लो 1920 में ये ब्लड आया था ह्यूमंस के अंदर, अब ये ब्लड घूमते 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 अमेरिका तक पहुंच गया है। समझ लो, सबसे पहला अमेरिका में इस डिजीज को ढूंढा गया, मतलब रिकॉर्ड किया गया फर्स्ट टाइम, दैट इज यूएसए के अंदर। कब ये पता चला, 1981 में। सही बात है। ठीक है, तब वहां के साइंटिस्टों को पता चला कि नहीं भाई, लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ऐसे वायरस आ चुका है जो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे रहा है। इम्यून सिस्टम क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो बाकी बीमारियां उनको हो जा रही हैं और वो बाकी बीमारियों से ही मर जा रहे हैं। सही बात है। अब पहले जब ये डिजीज हुई थी ना, तो ये डिजीज ज्यादातर कॉमन थी आपके होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के अंदर। होमोसेक्सुअल कम्युनिटी समझते हो, जो गेज होते हैं, लेस्बियंस होते हैं। ठीक है, होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स, समझ लो। तो जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटीज होती है उनके अंदर ज्यादा ये फैलती थी। समझ लो, तो पहला जो केस मिला था वो ज्यादातर किसके अंदर देखने के लिए मिलता था बच्चों, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी में। तो साइंटिस्ट को क्या लगा कि यार ये जो बीमारी है ना, ये होमोसेक्सुअल बीमारी है। समझ लो, होमोसेक्सुअल लोगों को ही ये बीमारी होती है। तो पहले एड्स का नाम रखा था ग्रिड। एड्स का क्या नाम रख दिया गया बच्चों, ग्रिड। ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है, ग्रिड का फुल फॉर्म है बच्चों गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। समझा, यहां से लाइन मार देता हूं, ये अलग अलग है दोनों। ठीक है। सो क्या बोला, साइंटिस्टों को क्या लगा, साइंटिस्ट जो डॉक्टर्स थे उनको क्या पता चला कि यार ये जो बीमारी है ना, ये होमोसेक्सुअल जो कम्युनिटी है उसके अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो बीमारी है ये ज्यादातर होमोसेक्सुअल के अंदर होती है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, बीमारी का ग्रिड नाम रख दिया। अभी एड्स नाम है, पर पहले क्या नाम रख दिया, इसको ग्रिड नाम रख दिया। क्या फुल फॉर्म था ग्रिड का, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। पर बाद में 1983 में, सिर्फ 2 साल बाद, देखो सिर्फ 2 साल बाद 1983 में हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन को भी ये बीमारी हुई। हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन समझ लो, जो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट समझते हो ना। ठीक है, तुम लोगों को तो पता ही होगा, अगर मेन अगर फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और फीमेल अगर मेन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जो कि नॉर्मल है, लॉजिकल है, नेचुरल है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं दे आर स्ट्रेट मेन और मेन, और उसे हम लोग हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन कहेंगे, हेट्रोसेक्सुअल। पर जो होमो होते हैं, जैसे मेन अगर मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी थी। सही है। तो 1983 में सबसे पहले हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन के अंदर भी ये वायरस देखने के लिए मिला, उनके अंदर भी इनकी बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी। सही बात है। तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, एड्स। ठीक है, क्या नाम रखा गया, एड्स। तो इस तरीके से इस बीमारी का डिस्कवरी हुई और ये बीमारी एक्चुअल में किस तरीके से फैली है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द एड्स। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। आखिरकार एचआईवी या एचआईवी जो वायरस है वो फैलता कैसे है, कौन कौन से रीजन है। बहुत सारे लोग को बहुत सारे मिथ होते हैं बच्चों। देखो, अगर हम लोग को पढ़ाया जाता है ना, अगर किसी पर्सन को एड्स है और अगर आप उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको एड्स नहीं होगा, अगर आप उससे गले मिल रहे हो तो भी आपको एड्स नहीं होगा।
समझ रहे हो? आप उसके साथ साथ आप उसका पहना हुआ कपड़ा भी पहन लोगे ना, जो कि अच्छी बात नहीं है, पर उससे भी एड्स नहीं होगा। अगर आप उस पर्सन को किस भी करोगे तो भी उससे एड्स नहीं होगा, क्योंकि सलाइवा के अंदर एड्स के वायरस नहीं होते। सही है? आपके बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है उनके अंदर होंगे, सलाइवा को छोड़ के। सही है? तो ऐसे पर्सन को अगर आप किस भी कर रहे हो जिसको एड्स हुआ है, तो भी आपको एड्स नहीं होगा। तो ये थोड़े से मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकालो। सही है? और मैं आप लोगों को बताता हूं किस किस तरीके से एड्स हो सकता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है एड्स का। सही है? तो सबसे पहला क्या है बच्चों? थ्रू सेक्सुअल रूट। ठीक है? सबसे पहला रूट कौन सा है? सेक्सुअल रूट। जैसे मेल का जो सीमन होता है, सीमन के अंदर वायरस हो सकता है। ठीक है? या फिर फीमेल की जो वजाइनल फ्लूइड होती है, ठीक है, वजाइना के अंदर जो फ्लूइड्स होता है, उनके अंदर आप लोग को वायरस देखने के लिए मिल सकता है एचआईवी का। सो थ्रू सेक्सुअल रूट भी एचआईवी फैल सकता है। अब इसमें हाई रिस्क पे कौन है, ज्यादा रिस्क पे कौन है? ज्यादा रिस्क पे कौन कौन से लोग हैं? वो लोग हैं पीपल्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स। ऐसे लोग जिनके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स है। अब मान लो वो ज्यादा रिस्क पे है ना। अब मान लो उसमें से किसी एक पर्सन को भी, अगर मान लो किसी एक पर्सन को भी क्या है, एड्स है, तो वो उसको फैला ही देगा ना, इजीली फैला देगा। समझ लो? तो जो पर्सन ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स रखा है वो ज्यादा रिस्क पे है एड्स के। अगर मान लो किसी पर्सन का एक ही पार्टनर है, एक ही पार्टनर है, अब उसको भी एड्स नहीं है, मुझे भी एड्स नहीं है, अगर समझ लो, ठीक है, तो एड्स का बीमारी ऐसा नहीं कि फैल जाएगा। ये कोई श्राप नहीं है बच्चों कि भैया तुमने ऐसा कर दिया तो तुमको श्राप मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर किसी पर्सन को एड्स है तभी वो फैलेगा, ऐसा कोई नया ये नहीं हो जाएगा, बॉर्न नहीं हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को एड्स है तभी वो दूसरे पर्सन में फैला सकता है। समझ में आई बात? ठीक है? तो जो पर्सन बहुत ज्यादा पार्टनर्स रखते हैं, मल्टीपल पार्टनर रखे हैं जो पर्सन, उस पर्सन को ज्यादा चांस है कि वो उसको एड्स हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है? और इन केस कॉन्डम्स यूज किया जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए। सही है? मैंने आप लोग को थर्ड वाले लेसन में, सेकंड वाले लेसन में पढ़ाया हुआ है सारी बातें। सही है? तो ये समझ में आ गई बातें। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है? ब्लड से भी और ब्लड प्रोडक्ट से भी। जैसे मान लो कोई भी, ठीक है, मान लो आपको कट लग गया और वो कट कहीं आके आपके कोई पर्सन ने आपको कट पे टच कर दिया, जिसको ब्लड कट लगा हुआ था, और उसका ब्लड आपके अंदर चला गया, जिसको एड्स हुआ था, तो उससे भी क्या हो सकती है? आपको एड्स हो सकता है, एचआईवी वायरस आपके बॉडी में घुस सकता है। या फिर बहुत सारे लोगों का देखो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे किसी को डब्ल्यूबीसी कमी हो गई, किसी को आरबीसी कमी हो जाती है, बीमारियां हो जाती है ना बहुत सारी, तो उस कंडीशन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी अगर एचआईवी वाला ब्लड मैंने चढ़ा दिया किसी पर्सन को, तो उसको भी एचआईवी हो सकती है, एचआईवी फैल सकती है। ठीक है? तो ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट। उसके बाद थ्रू इंजेक्शन निडल्स एंड रेजर्स। आप लोग ने देखा होगा कि एकदम पहले जब आप लोग का बर्थ नहीं हुआ था, आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, एकदम पहले के टाइम पे जो रेजर्स होते थे, जो रेजर्स नहीं, जो आपके निडल्स होते थे, निडल समझते हो ना, इंजेक्शन लगाते ना, इंजेक्शन, ठीक है, तो पहले ना सिर्फ एक ही इंजेक्शन यूज करता था डॉक्टर, हमेशा बार बार एक ही इंजेक्शन यूज करता था, क्योंकि वो इंजेक्शन पहले बहुत महंगी आती थी। सही है? स्टील का इंजेक्शन होता था, वही इंजेक्शन बार बार यूज करता था डॉक्टर, जिसकी वजह से अब मान लो किसी पर्सन को मैंने इंजेक्शन लगा दिया, पहले से मैं डॉक्टर हूं, मैंने पहले से किसी को इंजेक्शन लगा दिया, अब उस इंजेक्शन पे उस पर्सन का ब्लड लगा हुआ है, वही इंजेक्शन मैंने आपको भी लगा दिया, अगर उसको एड्स हुआ होगा तो वो ब्लड आपके अंदर भी चला गया, जिसकी वजह से एड्स आपके अंदर भी हो गया। तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपका एड्स फैलने का, जो आपका एचआईवी फैलने का चांस बढ़ जाएगा। सही बात है? इसीलिए आप लोग देखा होगा कि अभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब प्लास्टिक के इंजेक्शन यूज करते हैं, 10 रुपए का इंजेक्शन आता है, 10-20 रुपए का, उस इंजेक्शन को यूज करते हैं, जिससे वो लोग को फेंकने में ज्यादा दर्द ना हो। सही बात है? इंजेक्शन तोड़ा, फेंक दिया, 10 रुपए का तो था, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टर यार कितनी हाई फीस चार्ज करते। सही है? उसके बाद रेजर्स, अगर आप दुकान बाल कटाने के लिए जाते हो दुकानों पे, तो आप लोग देखा होगा कि जो नाई है, जो आपका बार्बर है, वो ऐसे रेजर्स यूज करता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे कट देता है ना, उसके अंदर ब्लेड्स डाल के। आपने देखा होगा कि हर बंदे के टाइम पे वो क्या करता है, उस ब्लेड को चेंज करता है। अगर नहीं चेंज कर रहा तो आपको बोलना है। बहुत सारे लोग होंगे जो पैसा बचाने के चक्कर में, सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में, 2 रुपए का ब्लेड बचाने के चक्कर में एचआईवी कॉज करवा सकते हैं। समझ लो? तो वो आप बोलो यार अंकल आपको मैं 2 रुपए देता हूं, पर ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, इसे चेंज करना। सही बात है? जिससे एचआईवी फैलने का खतरा कम हो जाएगा। सही है? अब इसमें हाई रिस्क पे कौन है, ज्यादा रिस्क पे कौन है बच्चों? ड्रग एडिक्ट। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो ज्यादा रिस्क पे हैं। अब देखा होगा ना आप लोगों ने ड्रग एडिक्ट कैसे होते हैं, मूवीज में देखा होगा, 4-5 लोग बैठे रहेंगे, ठीक है, अब ड्रग्स को क्या कर लेंगे वो लोग, इंजेक्शन में भर लेंगे और ऐसे मार लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार लेंगे, फिर वो लोग एकदम हाई चले जाते हैं, एकदम मस्त, समझ रहे हो, जन्नत में चले जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। बिल्कुल ये बहुत ही बुरी बात है। सही है? उसके बाद अब देखो, ड्रग एडिक्ट वाले लोग पहले से नशे में होते, अब एक बंदे ने एक इंजेक्शन यूज किया, दूसरा वाला बोलेगा ला दे भाई, वही मैं भी यूज कर लेता, ला भाई वही, वो भी यूज करेगा। तीसरा वाला बोलेगा ला दे भाई, मैं भी ये यूज कर लेता। वो तो थोड़ी बोलेंगे कि नहीं यार ये इंजेक्शन तेरा, ये इंजेक्शन मेरा, ये भाई बंटवारा कर दो अपना अपना,
सही है, एक दूसरा कोई नहीं यूज करेगा वरना एचआईवी हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो लोग हाई है पहले से, समझ लो, पहले से वो लोग नशे में है। तो अगर उसमें से किसी भी एक पर्सन को एड्स हुआ होगा तो वो निडल सबको फैलेगी और सबको एड्स हो सकता है। इसका अभी एक रिसेंट एग्जांपल था बच्चों, बिहार में, ठीक है, बिहार में एक हम लोग बोलते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप समझते हो, एक्चुअल में जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, पर जो लोग ऐसे कहीं पे किसी हॉस्पिटल में थोड़ा 2 महीना 4 महीना 1 साल काम कर लेते हैं ना, उनको लगता है कि भैया उनको बहुत कुछ आ गया, सही है। तो कोविड के टाइम पे एक डॉक्टर थे, अभी न्यूज मैंने सुना था, तो कोविड के टाइम पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर तो नहीं समझ लो, झोला छाप डॉक्टर थे। वो क्या कहते थे, गांव में जा जाके, बिहार के गांव में जा जाके लोगों को बोलते, देखो भैया ये सब कुछ नहीं है, कोरोना, मैं एक इंजेक्शन देता हूं आप लोग को, उससे आप ठीक हो जाओगे, सही है। अब लोग जो है भैया देखो, अब जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग होते हैं काफी भोले होते हैं, इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, सही है, तो वो किसी की बातों में आ जाते, किसी की बातों में आ जाते, सही बात है। तो उसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों को सेम इंजेक्शन से सबको ये देने लगा, दवाइयां देने लगी, जिसकी वजह से 35 लोगों को एचआईवी हो गया। कितने? 35 लोगों को एचआईवी हो गया, सिर्फ उसके एक गलती की वजह से कि उसने सबको सिर्फ एक निडल से ये दिया है, दवाइयां दी, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आप लोग हो तो आप लोग को, अगर आप लोग अपने आसपास ऐसे कुछ चीजें देख रहे हो तो आप लोग को बोलना है वहां पे, ताकि किसी पर्सन को एचआईवी ना हो, सही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर मदर इन्फेक्टेड है एचआईवी से और वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने फीटस को भी एचआईवी का वायरस दे सकती है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास नॉलेज है, ठीक है। अगर वो बंदी को पता है कि मुझे एचआईवी है, अगर उस बंदी को पता है, वो फीमेल को पता है, तो वो डॉक्टर से कंसल्टेंट से ऐसा भी हो सकता है बच्चों, दवा से, कि उस बच्चे को एचआईवी ना है, डॉक्टर बचा सकते हैं उस बच्चे को, सही है। सिर्फ चीजें होनी चाहिए, नॉलेज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आप लोग को ये सब सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, समझ रहे हो। आपके पास नॉलेज होगा, अगर आपको पता होगा तभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा हमसे कहती है कि अगर हर 6 महीने में आपको एचआईवी का टेस्ट कराना चाहिए। आपने कुछ किया हो, देखो हमेशा सिर्फ सेक्सुअल रीजन से ही एचआईवी नहीं फैलता, बहुत सारे रीजन होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या पता गलती से आपका कोई ब्लड चला गया हो, उससे भी एचआईवी फैल सकता है, सही है। अच्छा हाँ, एक और चीज होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अगर मान लो हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, एक एचआईवी का बंदा वहां बैठा है, एक मैं बंदा यहां बैठा हूं, अगर मान लो उसको किसी मस्कीटो ने काटा, किसी मच्छर ने उसको काटा, और वही मच्छर मेरे को भी काटेगा, तो भैया ब्लड तो ट्रांसफ्यूजन हो गया ना, उसका ब्लड मेरे में आ गया तो मुझे भी एचआईवी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एचआईवी का जो वायरस है वो मस्कीटो के बॉडी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, समझ रहे हो। मस्कीटो के बॉडी के अंदर वो जैसे जाता है ना, मस्कीटो के गट में जैसे जाता है ना, उसका टेम्परेचर चेंज होता है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, तो वहां पे प्रोटोजोआ बताया था, तो वो प्रोटोजोआ सिर्फ गट के अंदर ही बोलता था ना मैंने आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ यही कर सकता है। ऐसे ही एचआईवी का वायरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमन के ही बॉडी के अंदर कर सकता है, जैसे ही वो मच्छर के बॉडी में जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों स्ट्रक्चर। अब हम लोग को स्ट्रक्चर थोड़ा सा सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों रेट्रोवायरस क्या होता है। सबसे पहले एक चीज सीखते हैं हम लोग बच्चों कि रेट्रोवायरस क्या होता है। ओके, देखो आप लोगों ने बचपन से एक चीज सीखी है कि हमारे बॉडी में होता है डीएनए, देखिए पता है हमारे बॉडी में कुछ ऐसा शेप होता है डीएनए का, ठीक है, दिस इज द डीएनए। तो जब डीएनए को बच्चों प्रोटीन बनाना होता है तो डीएनए क्या करता है, डीएनए से यहां से एक सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं आरएनए। एक सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, सही है, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, सही है। तो ये प्रोसेस हम लोग ने बचपन से पढ़ी है। जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। पर रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, देखो वायरसेस, रेट्रोवायरस की अगर मैं बात करूं, मान लो दिस इज द रेट्रोवायरस। अब इनके पास डीएनए नहीं होता, इनके पास बच्चों सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है। इनके पास यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ आरएनए। और आरएनए के साथ साथ यहां पे बच्चों एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। आरएनए के साथ साथ यहां पे दिस इज द आरएनए एंड दिस इज द एंजाइम जिसको हम लोग आरटी से दिखा रहे हैं। आरटी मतलब क्या, इट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझा रहा हूं क्या होता है, देखो ये समझा तुम लोग को। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन अब ऐसा भी होता है बच्चों नेचर में कि आरएनए से डीएनए बन जाए। अगर मान लो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाए, आरएनए से डीएनए बन जाए, तो ये नॉर्मल प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन थी, तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, इट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को करवाने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रेट्रोवायरसेस में होता यही है कि ये आपका नॉर्मल सा वायरस होगा जिसके पास एक आरएनए और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। ये जैसे ही किसी ह्यूमन के बॉडी में घुसेंगे, मान लो ये ह्यूमन का सेल है, सही है, तो ये ह्यूमन के बॉडी में घुसेंगे तो ये जो आपका आरएनए है ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये आरएनए विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वाला विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर बच्चों डीएनए के अंदर, मतलब इसका डीएनए फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये डीएनए से आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन कर करके बहुत सारे आरएनए बनाएगा, मतलब बहुत सारे अपने और एचआईवी बनाएगा और इनको क्या भेजेगा, दूसरे सेल से भेजेगा। मतलब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ इस तरीके का तरीका अपनाते हैं। सही बात है, ठीक है। ये समझ में आया। रेट्रोवायरस समझ में आ गया क्या होता है। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिसके पास आरएनए होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम उनके बॉडी के अंदर मिलता है। बात समझ में एवरीवन, क्लियर है। चलो अब स्ट्रक्चर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। मान लो अच्छा ये जो आपका एचआईवी, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी की स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो इसके पास दो आरएनए होते हैं, एक आरएनए यहां, एक आरएनए यहां, दो आरएनए होते हैं और दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, सही है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस। एचआईवी क्या है, एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस बिकॉज इट हैज आरएनए एंड इट हैज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा इसके बाहर बच्चों ऐसी एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है, इसको दूसरे कलर से बनाएंगे, ऐसे एक लेयर होती है, समझ रहे हो, ऐसी एक यहाँ पे लेयर आप लोग को देखने मिलती है। दिस इज द कैप्सूल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कैप्सूल लेयर। सही बात है, ठीक है, दिस इज द कैप्सूल लेयर। अब इसके आजू बाजू और दो बड़ी बड़ी लेयर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे ऐसी एक बड़ी सी लेयर और यहाँ पे ऐसे बड़ी सी लेयर, सही है, ठीक है। और इस बड़ी सी लेयर में बच्चों यहाँ पे ऐसे कुछ एंटीजन लगे होते हैं। एंटीजन मतलब क्या, प्रोटीन लगे होते हैं ऐसे कुछ, दीज आर द प्रोटीन। ऐसे पूरे पूरे हर जगह लगे होंगे, यहाँ पे भी लगे होंगे, यहाँ पे भी लगे होंगे, ऐसे समझ रहे हो। तो हर जगह ऐसे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स इसके पूरे बॉडी के ऊपर लगे हुए। दिस प्रोटीन आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, और इनका नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। सही बात है। जीपी मतलब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज अ 120। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसमें क्या है, ये जो है आपका दिस इज द आरएनए एंड दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब अटैक ऑन ह्यूमन सेल, अब इंसानों के सेल्स पर कैसे अटैक करेगा भैया, जो मैंने आपको फर्स्ट में समझाया ना, कुछ वही कहानी है। देखो देखो ह्यूमन सेल, मान लो दिस इज अवर प्यारा सा भोला सा ह्यूमन सेल, जिसको कुछ भी नहीं पता है कि होने क्या वाला है, सही है। अब यहां से आपका ये एंजाइम आया, आपका ये वायरस आया, दिस इज द वायरस, इसके पास एक आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। जैसे ही देखो, अब मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी ऐसे प्रोटीन लगा होता है, आपके बॉडी आपके इसके ऊपर भी प्रोटीन होता है, आपके सेल्स के ऊपर भी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे मर्ज हो जाते हैं, यहाँ पे एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, समझ रहे, एंटीजन क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है ना, ये इसके आरएनए के लिए परमिएबल हो जाती है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया ना, जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल नहीं होती, पर जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर अटैच हो जाएगा ना, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, इसके लिए परमिएबल हो जाएगी, जिसके थ्रू आपका ये जो दोनों स्ट्रक्चर है यहाँ अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ आ जाते हैं, आपके सेल के अंदर घुस जाते हैं। सही बात है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये एक दूसरे से मिलेंगे, आपका आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे ही मिलेगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इसका डीएनए फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसका डीएनए फॉर्म हो जाएगा, ये अपना डीएनए बना लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट ये इस सेल की फैक्ट्री का यूज करेगा। सेल के पास बहुत सारी चीजें है ना, सेल के पास बहुत सारे प्राइमोरोज है, सेल के पास बहुत सारे राइबुलोज है, तो वो सारी चीजें यूज कर करके बच्चों ये आगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। तो मतलब और आरएनए ऐसे आरएनए बनाने लगेगा, साथ ही में यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाने लगेगा और इनको फिर एज अ दूसरा वायरस बना के इससे दूसरे सेल्स में भेज दिया जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो ऐसे ये क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, अपना रिप्रोडक्शन करवाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों HIV एंड एड्स। अच्छा, कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसके बारे में कि देखो, मान लो किसी पर्सन को HIV हो गई, कोई भी पर्सन है XYZ, ठीक है, मान लो कोई एक पर्सन है बच्चों, उसको क्या हो गई है, HIV हो गई। तो HIV से एड्स तक, अब देखो एड्स एक बीमारी है, एड्स एक सिंड्रोम है। अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया तो बंदा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी को HIV हुआ है और उसको ताजा ताजा इन्फेक्शन है, मतलब 2 महीने या 6 महीने ही हुआ उसको इन्फेक्शन हुए, तो वो क्यूरेबल है बच्चों, उसे ठीक किया जा सकता है। समझ लो, जैसे मान लो मेरे ही कॉलेज में एक एग्जाम्पल था, ठीक है, मेरे कॉलेज में एक बंदा था, ठीक है, जिसको HIV हुआ था, जिसने टेस्ट कराया। हम लोग के सर जब ये सब पढ़ा रहे थे, हमको भी एक टॉपिक हुआ करता था FC करके, सही है, फाउंडेशन कोर्स करके, तो उसमें एक टॉपिक था। तो टॉपिक में जब सर ने हमको पढ़ाया कि ऐसा चीज होता है, ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए, हर 6 महीने में करवाना चाहिए, तो उस बंदे ने जाके अपना टेस्ट करवाया, सही है, और वो बंदा HIV पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद ऑलमोस्ट वो 4 या 5 महीने से ही पॉजिटिव था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था HIV आके उसके बॉडी में, सही है। तो उसने दवाइयां कंटिन्यू करना शुरू कर दी, उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और दवाइयां कंटिन्यू करना शुरू की। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के अंदर वो HIV फ्री हो गया, मतलब उसकी बॉडी से HIV खत्म हो गया। तो मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में HIV घुसता है, तुरंत वो ये नहीं होता, तुरंत एड्स नहीं फॉर्म हो जाता बच्चों। HIV से एड्स बनने में ऑलमोस्ट 5 से 10 साल लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब जब आपके बॉडी में HIV एंटर करेगा तो आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपको HIV हो, आप नॉर्मल अपनी जिंदगी जियोगे, पर ऑलमोस्ट 10 साल बाद आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, समझ रहे हो। आपको कोई दूसरी बीमारियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि भैया क्या हो गया, आपको हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब इसके कुछ टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं बच्चों। एक एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एंड दूसरा टेस्ट है बच्चों वेस्टर्न ब्लॉटिंग। 2 प्रकार के टेस्ट है। ये जो टेस्ट है ये नॉर्मल टेस्ट है, एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट, समझ में आई बात, ठीक है। इसको एंटीजन टेस्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है इट इज द एंटीजन टेस्ट, सही है। अच्छा, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि मान लो एलिजा में आप HIV पॉजिटिव आते हो, आप तो नहीं यार, कोई दूसरा, आप तो नहीं, ठीक है, मैं तो चाहता हूं भैया आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, सही है। मान लो कोई पर्सन एलिजा टेस्ट में HIV पॉजिटिव आता है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो सच में उसके अंदर HIV है जब तक वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट ना करेगा, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे एंटीजन लगा दिए जाते हैं और इसके ऊपर आपका ब्लड डाला जाता है, तो इसके ऊपर ना ऐसे HIV के वायरस आके ऐसे बाइंड कर जाते हैं। अगर ये बाइंड करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, सही है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि इसके अंदर HIV है या नहीं है। क्लियर है, ये समझ में आ गया, टेस्ट समझ में आ गया। अब इसके प्रिवेंशन है बच्चों, कुछ कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो देखो प्रिवेंशन, इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया तो अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं बना है। आज जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, आज जो डेट है वो 27 है ना, एक सेकंड चेक कर लें दो, हाँ 27 दिसंबर 2023 है। तो आज तक अभी तक इसका कोई भी क्योर, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है, सही बात है। बस आप इसका, अगर आपको एड्स हो गया, किसी भी पर्सन को एड्स हो गया तो उसका ट्रीटमेंट है थोड़ा बहुत, मतलब सिर्फ लाइफ आप बढ़ा सकते हो, बट डेथ कंफर्म होती है एड्स होने के बाद, ठीक है। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो बच्चों, कुछ एनजीओज है, कुछ एनजीओ इसका प्रिवेंशन करती है, हमारी गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट बच्चों, गवर्नमेंट की एक बॉडी है दैट इज NACO। NACO का मतलब क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट, ठीक है, जो एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बहुत सारा काम करती है। सबसे पहला इसका काम क्या है, फ्री टेस्ट, ठीक है, लोगों को फ्री टेस्ट दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और टेस्ट करवाएं, ठीक है। फ्री टेस्ट होगा तभी तो भैया, अपने तो बोलोगे यार फालतू का टेस्ट कराने के 5,000 रुपए ले रहे हैं, सही है, मुझे कुछ है भी नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, पर भी मैं 5,000 क्यों दूं अगर मान लो नेगेटिव आ गया। तो इसकी वजह से फ्री टेस्ट होता है और इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो काफी ज्यादा, हम लोग कह सकते हैं कि कंफर्मेटरी रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है, मतलब और किसी को नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको बताया जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। उसके बाद एजुकेटिंग पीपल, लोगों को बताया जाएगा कि भैया ये कैसे फैलता है, क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी लोगों को समझाएगी, लोगों को पढ़ाएगी कि भैया ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो ये गवर्नमेंट का ही इन्फ्लुएंस है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है जिसके वजह से आप लोग को एजुकेशन मिल रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके वजह से STDs या फिर एड्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो यहां पे बच्चों आपका एड्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लियर है।
समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, यानी कि कैंसर पे। ठीक है, अब देखो कैंसर हम लोग को पढ़ना है। कैंसर ना किसी वायरस की वजह से होता है, ना किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है बच्चों जहां पे हमारे ही खुद के सेल हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, हमारे ही कुछ सेल्स बागी बन जाते हैं, बागी समझ रहे हो ना, दुश्मन बन जाते हैं, गद्दारी कर देते हैं, और वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होना शुरू कर देते हैं। तो मान लो देयर आर सम सेल्स, मान लो दीज आर द सेल्स एंड दीज आर द नॉर्मल सेल। मान लो ये हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है। तो इसी में से कुछ सेल्स ऐसे शैतान बन जाएंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम डिवीजन करना शुरू कर देंगे। जितना मन कर रहा है उतना डिवीजन कर रहे हैं, जितना मन कर रहा है उतना डिवीजन कर रहे हैं। सो दीज आर द नॉर्मल सेल्स। इन सेल्स को बच्चों हम लोग कहेंगे कैंसर सेल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके कैंसर सेल। क्लियर है? ठीक है, अब ये कैसे बढ़ते हैं देखो। मान लो अगर आप लोग ने एक पेट्री डिश लिया, दिस इज अ पेट्री डिश, ठीक है, और इसके ऊपर आप लोग ने कुछ न्यूट्रिशन डाल दिया, सही है, और न्यूट्रिशन डालने के बाद बच्चों आप लोग ने कैंसर सेल डाल दिया। देखो ये तरीका है कि कैसे हम लोग कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा कैंसर सेल है। तो मान लो मैंने इसके ऊपर नॉर्मल सेल डाल दिया, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ नॉर्मल सेल डाल दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया, सही है। तो नॉर्मल सेल कैसे बढ़ेंगे, देखो यहाँ से ऐसे डिवीजन शुरू हो जाएगा, यहाँ के सेल्स यहाँ से ऐसे बढ़ने लगेंगे, यहाँ के सेल्स ऐसे बढ़ने लगेंगे, ऐसे बढ़ने लगेंगे, और एक टाइम आएगा बच्चों जब दोनों सेल्स एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे ही दोनों सेल्स एक दूसरे को टच करेंगे ना, यहां पे इनका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। यहां पे इनका डिवीजन देखो, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इनका डिवीजन स्टॉप। समझ लो, ये फायदा होता है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपके नॉर्मल सेल की। पर अगर मैं कैंसर सेल लूं बच्चों, सपोज ये वही पेट्री डिश है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यार, ये वही पेट्री डिश है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके ऊपर कैंसर सेल डाल दिया, यहां से भी कुछ कैंसर सेल डाल दिया और यहां से भी कुछ कैंसर सेल डाल दिया, ठीक है। अब ये यहां से डिवाइड होना शुरू होंगे, यहां तक आएंगे, ऐसे डिवाइड होना शुरू होंगे, सही है। सिमिलरली यहां से भी ऐसे डिवीजन इनका शुरू हो जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो। अब देखो जैसे ही एक पॉइंट आएगा दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। नॉर्मल सेल होते तो यहीं पे बंद हो जाते, पर ये ऐसा नहीं करते, इनका डिवीजन बच्चों कंटिन्यू रहता है, इनका डिवीजन ऐसे कंटिन्यू होता है, और जिसकी वजह से यहां पर ये ऐसे एक बंच ऑफ सेल बना लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेते हैं, दिख रहा है, दिस इज द बंच या फिर ग्रुप ऑफ सेल, इट इज नोन एज ट्यूमर, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये ट्यूमर बना लेते हैं, सुना होगा ना आप लोग ने कि भैया ये कैंसर है, इसके बॉडी में ट्यूमर हो गया, इसके ब्रेन में ट्यूमर हो गया, इसके हार्ट में ट्यूमर, हार्ट में तो नहीं, स्टमक में ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, सही है। तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं बच्चों, ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म कर लेते हैं, दिस इज द ट्यूमर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर बच्चों दो प्रकार के हैं। अगर ट्यूमर की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बच्चों बेनिग्नेंट ट्यूमर और एक होते हैं बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखो ये सबके पास है, बेनिग्नेंट ट्यूमर सबके पास है। बेनिग्नेंट ट्यूमर आप लोग देखा होगा, आपके हाथ पैरों पे तिल होंगे, छोटे छोटे ब्लैक कलर के तिल होते हैं, सही है, सबके पास होते हैं, सही है। जो तिल होते हैं बच्चों, तिल भी एक टाइप का ट्यूमर ही है, तिल भी क्या है, एक टाइप का ट्यूमर ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिग्नेंट ट्यूमर, सही है, ये एक टाइप का ट्यूमर है। बट देयर आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्यूमर नॉन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इनके वजह से बच्चों कैंसर कॉज होता है। नाउ ये ट्यूमर में ऐसा क्या स्पेशल है, ये भी तो ट्यूमर है, ये भी तो ट्यूमर है, पर इनके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है। मान लो ये आपकी ट्यूमर है, बढ़ रहे हैं, बहुत सारे हो गए। नाउ अगर ये वाला ट्यूमर होगा, अगर ये बेनिग्नेंट ट्यूमर होगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, जहां पे बन रहा है ना वहीं पे बनेगा। लेकिन अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा बच्चों, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल आ गई, तो इसमें से कुछ सेल कूद जाएंगे यहाँ पे। अब ये ब्लड के साथ फ्लो कर करके किसी दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचेंगे और फिर वहां पे ट्यूमर कॉज करने लगेंगे, समझ लो। सो दीज आर द डेंजरस कंडीशन फॉर अवर बॉडी। ये डेंजरस कंडीशन है ना, एक जगह पे ट्यूमर हुआ फिर दूसरी जगह ट्यूमर हुआ, ऐसे घूम के ट्यूमर कॉज करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। और बेनिग्नेंट ट्यूमर सबके पास है, सबके पास तिल होता है, सही है, हर जगह तिल होता है, तो वो तिल क्या है, एक टाइप का मैलिग्नेंट, वो भी एक टाइप का ट्यूमर ही है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सॉरी बेनिग्नेंट ट्यूमर है। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या देखना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर की कुछ टाइप्स आप लोग को पता करने। देखो वैसे तो कैंसर ढेरों प्रकार के होते हैं, ढेरों प्रकार के, बट दीज आर द सब ग्रुप ऑफ कैंसर, सही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा मतलब क्या, अगर आपका कैंसर एपिथेलियल सेल पे हो रहा है, अगर आपका कैंसर एपिथेलियल सेल में हो रहा है,
सो इट इज अ कार्सिनोमा कैंसर। जितने भी स्किन कैंसर है, जितने भी माउथ कैंसर है, वो सारे के सारे कौन से कैंसर है बच्चों? आपके कार्सिनोमा। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, कैंसर पता है 200-300 टाइप के होते हैं अलग अलग, जितने भी आपके बॉडी में हर जगह कैंसर हो सकता है। सही है, तो अलग अलग प्रकार के कैंसर है, लेकिन जो भी एपिथेलियल में हो रहा है दीज आर द सार्कोनोमा। सही है, सही है। उसके बाद क्या है? सार्कोमा। सार्कोमा मतलब क्या बच्चों? जो भी आपके बॉडी में चीजें मीजोडर्म से बनी है, मीजोडर्म डिराइव्ड ऑर्गन, डिराइव्ड ऑर्गन मतलब आपके बॉडी में मीजोडर्म से बनी हुई जो चीजें हैं उनमें जब कैंसर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ सार्कोमा। जैसे आपका बोन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बच्चों इज अ टाइप ऑफ अ ब्लड कैंसर, स्पेसिफिक। अगर आपके ब्लड में कैंसर हो रहा है तो इट इज अ ल्यूकेमिया। लिम्फोमा क्या होता है? अगर आपके लिम्फ वेसल्स में या फिर लिम्फेटिक नोड में कैंसर हो रहा है सो इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोमा। एंड द लास्ट इज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा मतलब क्या है? जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर ग्लैंडुलर ऑर्गन में अगर कैंसर हो रहा है। ग्लैंडुलर मतलब क्या? जो ग्लैंड से रिलीज करते हैं, समझ रहे हो? जैसे मतलब सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो अगर उसके अंदर कैंसर हो रहा है तो इट इज अ एडिनोकार्सिनोमा। ये 5 प्रकार के कैंसर हम लोग को देख रहे हैं हमारे बुक के हिसाब से। सही बात है, ठीक है, ये हो जाएगा याद। क्या क्या बोला मैंने? कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है, सार्कोमा मीजोडर्म डिराइव ऑर्गन्स के अंदर होता है, ल्यूकेमिया ब्लड में, लिम्फोमा लिम्फ के अंदर, लिम्फ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एडिनोकार्सिनोमा मतलब आपके ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, जो आपके ग्लैंड्स के जो टिश्यू है उनमें। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉज ऑफ कैंसर। अब देखो कैंसर होता कैसे, क्या होता है हमारे सेल्स के अंदर? एक्चुअल में हमारे सेल के अंदर बच्चों एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। एक जीन होता है, प्रोटीन नहीं सॉरी, एक जीन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। पर इस प्रोटो ऑन्कोजीन पे कोई कार्सिनोजेन आ जाता है। कार्सिनोजेन समझते हो? कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर होता है बच्चों कार्सिनोजेन की वजह से। कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन बच्चों हर उस चीज को कहा जाता है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो रहा है। आपको तो नहीं, बार बार मैं आपको बोल दे रहा हूं, सो सॉरी। किसी भी पर्सन को, किसी भी XYZ पर्सन को अगर कैंसर हो रहा है जिस भी चीज की वजह से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ कार्सिनोजेन। तो आपका कार्सिनोजेन करता क्या है? आपके सेल के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, उसे कन्वर्ट करवा देता है वो ऑन्कोजीन में, जिसकी वजह से ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं। देखो ये नहीं कर सकता था, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल में ये होगा, नॉर्मल सेल के पास प्रोटो ऑन्कोजीन होगा, लेकिन जब भी वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? आपका कैंसर सेल। सही है। अब अगर मैं कार्सिनोजेन की बात करूं तो 3 प्रकार के कार्सिनोजेन आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है फिजिकल। फिजिकल में आ जाएंगे बच्चे एक्सरे, एक्सरे, यूवी रे, समझ रहे हो? अल्ट्रावायलेट रे जो हम लोग बोलते हैं। ऐसे कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ रे आपके बॉडी के अंदर गिर गए, आपके सेल्स के ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से, जिसके इन्फेक्शन की वजह से, मतलब जिसकी वजह से आपका प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ कैंसर। फिजिकल आपके कार्सिनोजेन से। सही है। फिर केमिकल की बात करें, केमिकल तो भैया क्या ही कहें, केमिकल तो बहुत ही मशहूर है। लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ठीक है। निकोटीन, निकोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन बहुत सारे टाइप के हैं, पर निकोटीन बहुत ज्यादा कार्सिनोजेन है। एक्चुअल में इंडिया में निकोटीन बैन है, आप लोगों को पता है इंडिया में निकोटीन बैन है, पर फिर भी देखा होगा आप लोग ने, बहुत सारे लोग जब तंबाकू खाते हैं ना तो वो लोग 2 पुड़िया मिला के खाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो एक जो पुड़िया जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बांटने के लिए, क्योंकि भैया वो अलाउड है, लेकिन एक जो एडिशनल पुड़िया वो लोग देते हैं ना, उसमें क्या होता है? निकोटीन होता है, जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, पर वो अलग से बेचते हैं वो लोग, समझ रहे हो? वो बोलते हैं भैया ये हमारा प्रोडक्ट है नहीं, इसको हम अलग से बेचें, समझ रहे हो? तो लूप होल ढूंढते हैं लोग, वैसे भी गवर्नमेंट भी साथ ही देती है, सही है। सो दिस निकोटीन आर प्रेजेंट इन दिस केमिकल्स लाइक टोबैको, ठीक है, लाइक अल्कोहल। ये सारी चीजों से क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर कैंसर होता है। टोबैको से माउथ कैंसर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अल्कोहल से आपके लंग्स कैंसर हो सकते हैं, समझो, किडनी कैंसर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में देखने मिलती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल। नाउ बैक्टीरियल, बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल में बच्चों एक वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये भी बच्चों कार्सिनोजेन है हमारे लिए, जो क्या कर सकता है? कैंसर कॉज कर सकता है। सो दीज आर 3 कॉज ऑफ कैंसर, आपका एक फिजिकल, एक केमिकल और एक बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या? जो रेज होती है, यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, सही है, उनसे कैंसर हो जाता है। देखा होगा ना आप लोग ने, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है ना,
जहां बहुत ज्यादा धूप पड़ती है वहां पे लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ द यूवी रेज, बहुत ज्यादा यूवी रेज पड़ रही है जिसकी वजह से वहां पे लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। सही है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल कार्सिनोजन। फिर केमिकल का मैंने आप लोगों को बताया, क्या ही कहे केमिकल के। सही है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे आजकल मार्केट में बढ़ाने के लिए चीजों को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। और बायोलॉजिकल में एक वायरस है जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये वायरस की वजह से भी बहुत ज्यादा कैंसर देखने के लिए मिल रहा है। सही बात है। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस मतलब कैसे आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। चार तरीके हैं, सॉरी। एक है आपका बायोस्पाय। बायोस्पाय मतलब क्या है, मान लो ये आपका ट्यूमर है, ये आपका क्या है, ट्यूमर है। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, इस ट्यूमर को यहां से कट करेंगे और इसे एग्जामाइन करेंगे कौन सा टाइप का ट्यूमर है, जिसकी वजह से इस पे अलग अलग लेजर थेरेपी देके इसको ठीक किया जाएगा। दिस इज नोन एज बायोस्पाय। सही है। उसके बाद है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी होता है बच्चों, इसमें एक्सरे डाला जाता है, एक्सरे डाला जाता है आपके कैंसर को ठीक करने के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो फिजिकल में, कहां गया, बैक हो जा, अभी तो फिजिकल में एक्सरे की वजह से कैंसर हो रहा था, पर अभी आप एक्सरे डाल रहे हो जिससे कैंसर कम हो। क्या पता कोई बंदा टेस्ट कराने आया, डायग्नोसिस कराने आए और उसको उसकी वजह से कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं है। देखो डिपेंड होता है इंटेंसिटी पे, जो रेज होती है ना उसकी इंटेंसिटी होती है, कुछ ज्यादा इंटेंसिटी की होगी, कुछ कम इंटेंसिटी होगी। ये जो रेज होती है ये बहुत ही ज्यादा कम इंटेंसिटी की होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं एज अ डायग्नोसिस। उसके बाद अच्छा, ये जो है ये आपको 2D इमेजेस देती है, 2D इमेजेस। सही है, आपको एक पेपर पे 2D इमेजेस देंगी कि हाँ ऐसा ऐसा इस पर्सन के अंदर कैंसर है। अब 2D इमेजेस से नुकसान ये है कि हम लोग उसका साइट का एक्चुअल पता नहीं कर सकते, वो कैंसर कितना बड़ा है वो नहीं पता कर सकते। तो उसके लिए एंट्री होती है हमारे थर्ड टाइप की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी शायद इसको बोलते हैं ना, कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी स्कैन, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा होता है, ऐसा डोम सा बनाया रहता है एक, ऐसा देखा होगा ना आप लोग ने, ऐसा, और उसके ऊपर ऐसे बंदे को ऐसे लिटाया जाता है। सही है, तो इसको ऐसे अंदर भेजा जाता है, जिसकी वजह से हर जगह से एक्सरे जाती है। इसमें भी एक्सरे यूज होगा और इसमें हर जगह से एक्सरे डाली जाती है, हर जगह से एक्सरे डाली जाती है, जिसकी वजह से एक 3D मैप बन पाता है। समझ में आई बात, ठीक है। और लास्ट तरीका आप देखो, एक्सरे यूज ही मत करो, लास्ट तरीका है आपका MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लिख दूं क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, समझ रहे हो, मतलब यहां पे हम लोग मैग्नेटिक वेव्स डालते हैं, जिसके वजह से हम देख पाते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर है या कैंसर नहीं है, और इसको ट्रीट करने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों। ठीक है, सो आई होप आप लोग को एड्स और कैंसर अच्छे समझ में आया होगा। आपका एक टॉपिक बच रहा है ओपिनियॉइड्स वाला, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा लाइव लेक्चर होगा, जब हमारा रिवीजन का लेक्चर होगा, तो उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। सही बात है, ठीक है। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों को करा दिया है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, उसे भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस लेक्चर वीडियो में। आई होप आप लोग को हर एक चीज समझ में आई होगी, नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। सही है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कमेंट में नहीं पूछना तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, आपका स्वागत है, आप यहाँ पे मुझसे कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हो। सही बात है, ठीक है, ये चीजें आप वहां पे कर सकते हो। ओके, वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, और हमारा जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट करेंगे, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, मेरी को अगर कोई वीडियो आए तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। सही है, आपका 10th लेसन यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं। जो एक टॉपिक है ओपिनियन वाला, उसे मैं लाइव लेक्चर में खत्म कर दूंगा, तो आपका पूरा लेसन अच्छे से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 11th लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज इस लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।